इन साथियों, एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत अच्छा क्लास, जिसमें हम मैथ्स पेडागोजी की बात कर रहे हैं कि मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम सिलेक्टेड क्वेश्चन जो उसमें से हैं, यानी कि जो रिपीटेड है उनको नहीं, फिर से जो सिंगल्स टाइम जो पूछे गए हैं हम उनको बात कर रहे हैं। उन क्वेश्चंस को हम एक संग्रह बना के लाए हैं और आपके सामने लेकर, कि ताकि आप देखें कि ये कैसे कैसे प्रश्न जो है केबीएस द्वारा पूछे जाते हैं। उसी क्रम में हम पहले क्वेश्चंस जो ये मैथ्स पेडागोजी प्रीवियस क्वेश्चन है केबीएस के लिए, उसका हम पहला प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान देखिएगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है किसके लिए? रेखा गणित के लिए। तो अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा ना, तो आगमन विधि इसमें सबसे प्रमुख होता है। क्या होता है? सबसे प्रमुख विधि जो होती है हमारी, वो आगमन विधि होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी ये प्रश्न आए तो ये हमसे गलत नहीं होना चाहिए किसी कीमत पे। रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है तो आगमन विधि। जितनी बार इसको सुनेंगे आप, उतनी बार ये क्वेश्चन आपके मतलब दिमाग में स्थिर होगा। तो 2 4 बार 5 बार जितना बार जरूरत होगा जरूर क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न हमारा है, 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? जब बात आएगी रचना की और किसकी, 10 गीतिका की रचना किसने की थी? ये गणितीय ग्रंथ है। कैसी ग्रंथ है? तो गणितीय ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की थी? तो सीधा से इसका आंसर जो हम डायरेक्ट देखेंगे वो आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट जो थे वो इसकी रचना किए थे। किसकी? 10 गीतिका की। इस तरह हम दूसरे क्वेश्चन को भी देखें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इस पर एक बार नज़र डालिएगा, एक बार लिखिएगा इसको अपने कॉपी पे, उसको फिर रिवीजन करिएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। मतलब किस विधि का जो है प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए? किसके लिए? ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है, मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि और निगमन विधि। तो आप लोग जरा बताइए इसमें से क्या हो सकता है। अभी तक आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आप भी पढ़ रहे होंगे। वैसे तो मैं इसका आंसर बताऊंगा ही, लेकिन एक बार आप भी बताइए इसका। चलिए मैं ऑप्शन आपको बताता ही हूँ कि इसका सबसे सटीक जो आंसर होगा ना, वो विश्लेषण विधि हो जाएगा। विश्लेषण, किसी भी टॉपिक पे अगर विश्लेषण हो रहा है, इसका मतलब है कि वो सटीकता से उसका आंसर मिल जाएगा। तो यही है कि ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए हम विश्लेषण विधि का प्रयोग किनको करना चाहिए? अध्यापक को करना चाहिए। तो आप भी अध्यापक होने वाले हैं, इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, चौथे नंबर का है। देखिए इस प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूँ। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। क्या निहित है? ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसको तो काट ही दीजिए आप। इनमें से बताइए इन तीनों में से क्या हो सकता है। इसका सही आंसर जो मैं इसको बताना चाहूँगा, ये प्राप्य उद्देश्य होता है। मतलब जो हमारे पास जो एनफ मतलब टॉपिक्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, प्राप्य। ठीक है, इस तरह चौथे का जो है ये प्राप्य उद्देश्य सही हो जाएगा। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है वो 5वां नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ना चाहूँगा। शिक्षण के लिए सामान्य उद्देश्य होते हैं। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, ये हमें पूछा है इसमें। तो शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य हैं, आप सभी लोग बताइए। आप लोग कई बार तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि आपको भी पता होगा। तो देखिए, दूरगामी नहीं, ये तो ऑप्शन तो सीधी कट जा रहा है, दूरगामी नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल बाहर कर दीजिए इसको, ये यहीं से बाहर, क्योंकि ये ऑप्शन हो ही सकता है। पाठ योजना में प्राप्त नहीं किया सकते हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मानव व्यवहार नहीं झलकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह जो ऑप्शन बच जाएगा वो दूरगामी। कुछ तो ऑप्शंस आप चुन के भी देख सकते हैं कि क्या ये सटीक है कि नहीं है। तो उससे देखिए मैं इस आधार पे 3 ऑप्शन तो गलत कर लिया हूँ, तो बच रहा है दूरगामी। वैसे शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं वो दूरगामी होते हैं, क्योंकि बहुत दूर तक देख के हम किसी शिक्षा को उस प्रवृत्ति में लाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हम 6वें नंबर की बात करते हैं। 6वां नंबर हमारा प्रश्न है, 6वां नंबर का, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। देखिए गणित शिक्षक की हम जब बात करते हैं कि गणित की शिक्षा का महत्व क्या है प्राथमिक स्तर पे, तो हम इससे मानसिक बात कर सकते हैं। ठीक है, मानसिक, क्योंकि यहाँ इसका सटीक जो आंसर सांस्कृतिक नहीं होगा, व्यवहारिक नहीं होगा, आध्यात्मिक नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मानसिक। इस तरह हम 6ठे प्रश्न को भी देखें। अगला प्रश्न हमारा है, देखिएगा अगला प्रश्न मैं पढ़ना चाहूँगा। गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद, ठीक है, सिद्धांत को समझने के बाद अब इसके जो मतलब कुछ अंश जो बचे हुए हैं उनमें से आपको बताना है कि ये क्या मतलब सिद्धांत को समझने के बाद इंस्टेंट क्या करवाना चाहिए। ये इस क्वेश्चन में पूछा है और ऑप्शन में दिया। ऑप्शन पढ़ के हम समझने का प्रयास करते हैं। शुद्धता से हल करवाना,
निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल कराना, और इसमें है लिखित एवं मौखिक अभ्यास कराना और शीघ्रता से प्रश्न हल करना। तो सिद्धांत को समझने के बाद जो है ना, वो सबको लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना बहुत जरूरी होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी को भी सिद्धांत को हम समझने के बाद अगर मौखिक और लिखित प्रयास नहीं करेंगे तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी किसी बच्चों को। तो एक टीचर के रूप में हम जब देखेंगे तो हमें ये ऑप्शन जो है ना, ये बहुत सटीक यहाँ पर समझ में आएगा कि सिद्धांत को समझाने के बाद लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रश्न का आंसर हमने देखा। अगला प्रश्न हमारा है 8वें नंबर का, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, या ये किसका कथन है। जैसे गणित की जो यहाँ से बात हम यहाँ तक करेंगे, तो गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन किसका है। तो जल्दी से बताइए ये कथन, ये हर हाल में इस बार भी आप केवीएस के लिए रेडी रहिएगा कि ये कथन पूछा सकते हैं, ये किसके कथन है। तो इतना दिमाग में रख के चलिएगा कि कथन जब भी आएगा तो हम इसका सही ऑप्शन देने का प्रयास करेंगे, हम वहाँ तुक्का मार के नहीं आएंगे। तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो होगा ये ड्यूर नहीं होगा, ये आधा ड है, ड्यूर नहीं होगा, बेकन नहीं होगा, ठीक है, रमन नहीं होंगे, इसके सही ऑप्शन डटन होंगे। क्या होंगे? डटन, ध्यान दीजिएगा, डटन, इसके सही ऑप्शन जो है डटन होंगे। इस क्रम में अगला प्रश्न हमारा 9वें नंबर का है। 9वां नंबर हमारा प्रश्न जो है ये कुहक जो है गणित ग्रंथ है, क्या है? कुहक जो है गणित ग्रंथ है की रचना किसने की थी, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो अगर हम इसका सही आंसर जानते रहते तो हम पहले बार में ही टिक कर लेते, लेकिन नहीं आपको पता है तो इसलिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस से क्वेश्चन है, आप देखने का प्रयास करिएगा और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। वरामिहिर नहीं होंगे इसके, ठीक है, महावीरचार्य नहीं होंगे और सिद्धाचार्य नहीं होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। क्या हो जाएगा? ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित कुहक गणित ग्रंथ आपसे पूछा गया था, जिसका आंसर ब्रह्मगुप्त हम लोग सही किए। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10 जो है, इसको मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? किसका संबंध है? राजस्थान के भीनमाल कस्बे से। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के जो भीनमाल कस्बे में, अगर राजस्थान के भीनमाल जब भी आ रहा है ना, तो आप आँख मूंद के वहाँ ब्रह्मगुप्त लगाइएगा, क्योंकि राजस्थान के भीनमाल के इनका माना जाता है कि ये यहीं के रहने वाले थे, ठीक है। तो किस गणितज्ञ की बात आएगी तो ब्रह्मगुप्त जब भी ऑप्शन मिलेगा तो राजस्थान के भीनमाल कस्बे से इन्हीं गणितज्ञ का संबंध है। तो इस तरह हम कुछ जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके सामने लाए, आपसे शेयर किए। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर नहीं, आपको जो भी कोई प्रश्न नहीं आ रहे होंगे, आप इसको दोबारा देखने का प्रयास करिएगा। इसी क्रम में हम दूसरी फिर सीरीज लाएंगे, और तब तक आप इसको देखते रहिए, लिख के आप इसको रिवाइज करते रहिए। जितना क्वेश्चन मुझसे हो सकता है मैं आपको लेके आऊँगा। फिर अगली क्लास में मिलते हैं हम आप सभी से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।